हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज मैं आप सबको प्रश्नावली 1.2 का सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आपको प्रश्नावली 1.2 को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इस चैप्टर को हम लोग आराम से पढ़ेंगे। आराम से मैं इसको बताने वाला हूं। अगर आप भी अपने शांति मन से अगर बैठ के देखें तो आपको पूरी तरह से सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रश्नावली 1.2 में जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको सभी क्वेश्चन को जानना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि सही से सीखें तो आपको बस क्या करना है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन है। इसमें पहला में 3 क्वेश्चन है, उसके बाद आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको ये बताना है कि ये जो कथन लिखा गया है ये सत्य है या असत्य, आपको कारण के साथ बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय जितने संख्याएँ होती हैं क्या वो वास्तविक संख्या होता है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, फिर कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितने भी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आपके पास इतना क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक समझना होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे कुछ बेसिक को पहले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिक में आपको ये समझना है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। देखिए संख्या को हमने आपको बताया था प्रश्नावली 1 पॉइंट, जब मैंने 1 बताया था उस समय वास्तविक संख्या, उसमें आपको हम बताए थे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अभी हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है, याद रखिएगा। क्या आता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में आता है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या। आपको मैंने बता दिया था कि परिमेय संख्या क्या होता है। अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या हम किसे बोलते हैं? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q जो है वो क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया कि अगर HCF p और q के निकाला जाए PQ का तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर इस कंडीशन को पूरा कर रहा है तो वो कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर इस कंडीशन को पूरा नहीं करता है तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोगों ने ये समझा, जैसे कि 2 हो गया, रूट 4 भी आपका परिमेय संख्या है ना। अगर आपसे रूट 5 लिख दे तो क्या है? ये अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है। जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और जो रूट से बाहर आ जाए इसका कितना आंसर होगा? अगर रूट 4 का हम लोग सॉल्व करें रूट 4 को तो हमारा 2 आता है। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 ही होता है, तो 5 का वर्गमूल तो होता ही नहीं है, पॉइंट में होता है, पूर्णांक हो नहीं सकता है। ये सब क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या 3 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, ये जितनी भी संख्याएँ हैं ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या होता है जैसे हम जो पूर्णांक नहीं होता। सबसे पहली बात तो पूर्णांक नहीं होता है, जैसे कि रूट 2, इसको बाहर आप नहीं निकाल सकते, रूट 3 नहीं निकाल सकते, रूट 5, इस तरह के जितने भी संख्याएं होते हैं ना वो अपरिमेय संख्या होते हैं। जो एक्चुअली जो परिमेय है ही नहीं वो तो डेफिनेटली है कि अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको ये बताना है कि नीचे जितने भी कथन दिए गए हैं क्या ये सत्य है या असत्य है, आपको ये क्वेश्चन को बताना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन पर पहला क्या कर रहा है आपका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जितनी भी हैं क्या वे वास्तविक संख्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या भी
वास्तविक संख्या है और अपरिमेय संख्या भी जितने भी है सब क्या है, वास्तविक ही संख्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल में, सबसे पहले तो आपको हल लिख लेनी है। ठीक है, और आपको अभी मैंने बता दिया, अभी मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि क्या एक मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या होती है, तो हम बोलेंगे हाँ सत्य है। ये क्वेश्चन क्या है, सत्य है। आपसे कारण पूछा है, हम लोग कारण भी लिखेंगे। ठीक है, कारण में आपसे पूछा है कि क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम और परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, दोनों वास्तविक संख्या ही होते हैं, दोनों वास्तविक संख्या होते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, हमने कहा कि और परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, दोनों वास्तविक संख्या के ही अंतर में आता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, इसलिए सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। आपसे पूछा है संख्या रेखा, आपको समझना होगा संख्या रेखा क्या होता है। देखिए हम लोग जब इस एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, हम लोग जब एक लाइन खींचते हैं ना इस तरह से, चलिए देखिए ये जो लाइन है एक लाइन हो गया, एक रेखा हो गया। इसमें अगर हम संख्या खींच दें, है ना, अगर हम इसमें क्या बना दें संख्या, तो ये संख्या रेखा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ लाइन बना के। आपको क्या करना है ना, बराबर बराबर लाइन पे, है ना, बिंदु बना लेनी है। ठीक है, तो मैं 2-2 सेंटीमीटर पे बना रहा हूँ। एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ, 2 2 4 2 6, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। इस तरह से ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, बस आराम से देखना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आराम से बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे 0 लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, इधर आएंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इसी को कहते हैं संख्या रेखा। ठीक है, तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, √m के रूप का होता है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या ये √2 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। √3 भी हो सकता है, √4 भी हो सकता है, इस तरह से बढ़ते जा सकता है। इधर आएंगे तो √-1 भी हो सकता है, √-2 भी हो सकता है, √-3 भी हो सकता है। ठीक है, इन्हीं काल्पनिक रेखाएं हैं। ये क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, हमें ये समझना है कि ये जो संख्या रेखा है ना, इसमें √m का रूप का होता है। m एक प्राकृत संख्या, आपसे ये पूछा है कि m जो है वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। पहली बात तो इधर माइनस वाला प्राकृत संख्या नहीं है। ये अगर देखें तो ये प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। हमें कह रहा है क्वेश्चन कि क्या जहाँ m एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे 2 कारण लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि √2 है ना,
एक काल्पनिक संख्या है, √2 क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है जहाँ m क्या हो, प्राकृत संख्या हो। पहली बात ये। आप दूसरी बात समझिए, ये जो √2 और √3 हमने लिखा है, √2 और √3 जहाँ पे मैंने लिखा है, इसके बीच में क्या दो ही संख्या नहीं, अनंत संख्याएं होती हैं। इसके बीच में क्या होती है, अनंत संख्याएं होती है। जैसे हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्या, √2.1, √2.12, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होती है, ठीक है। √2 और √3 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए संख्या रेखा पे हम प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं लिख सकते हैं जो कि प्राकृत संख्या हो। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए कि इस संख्या रेखा पे हर एक बिंदु जो होता है ना, ये इस तरह का नहीं होता है, इस तरह का नहीं होता, इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या ये सत्य है कि असत्य है, आप बताइए। तो हम जान गए कि क्वेश्चन जो है वो असत्य है, लिखेंगे असत्य, असत्य है। चलिए कारण बता देते हैं। कारण में हम क्या बताएंगे, अभी हमको बताया आपको, √2 ऐसे लिखिए, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। अनंत मतलब अभी आपको बताया कि बहुत सारी संख्या होती है, अनंत संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती हैं जो कि प्राकृत संख्या नहीं भी हो सकता, जो कि प्राकृत संख्या नहीं होता, प्राकृत संख्या नहीं होता। अतः संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है, √m के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या हो, m प्राकृत संख्या हो। आप चाहें तो इतना बड़ा नहीं लिख के छोटा सा लाइन में लिख सकते हैं। आपको सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m का नहीं होता है, रूप का नहीं होता है ना, जहाँ एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि √2 और √3 के बीच में अनंत संख्याएं होती है जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है क्वेश्चन क्या, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। समझिएगा बात को, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। देखिए हमने बताया था आपको, क्या बताया, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत अभी हमने आपको बताया कि दोनों संख्या आता है, एक परिमेय भी आता है, परिमेय संख्या आता है, दूसरा क्या आता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आप समझिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। आपसे क्वेश्चन क्या कहता है ना, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये जो वास्तविक संख्या जितना भी है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ये जो वास्तविक संख्या है, आप यहाँ देखेंगे, ये वास्तविक संख्या जो है क्या सब अपरिमेय संख्या है? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होता है,
होता है ना, इसलिए एक जो लिखा हुआ है ना वो क्या लिखा है, असत्य लिखा है। तो हम हल लिखेंगे और हल में हम बताएंगे कि ये जो है असत्य है, असत्य है। कारण बताने पूछ रहे हो तो कारण लिख देंगे हम लोग। कारण क्या कहता है, कारण ये कहता है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत देखेंगे हम, है ना, अगर वास्तविक संख्या के अंतर्गत देखें तो हमको पता है अंतर्गत परिमेय संख्या भी आता है, परिमेय संख्या भी आता है, क्या भी आता है, और अपरिमेय संख्या भी आता है, और अपरिमेय संख्या भी आता है। बस इतना भी आप लिख सकते हैं। देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या आता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती नहीं, अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया तो मैं चलूँ आगे। ठीक है, देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दूसरा है। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये है ना कि जितने भी संख्या का वर्गमूल होता है, जैसे वर्गमूल हमने क्या कहा, 1 2 3 4 5 16 25, आप कुछ भी मान लें इस तरह से। ठीक है, ये संख्या जो इतना भी है ना, तो सभी धनात्मक संख्या है और सभी का वर्गमूल है। ठीक है, क्या ये जितने भी है सब अपरिमेय संख्या है क्या? अगर नहीं है तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी संख्या जो होती है, एक एग्जाम्पल सिर्फ देना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी संख्या इसमें से है जो आपका परिमेय संख्या है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो देखिए ये भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 2 3 4 5 सभी में हमने क्या क्या वर्गमूल दिया। सबसे पहले समझिए इसको, और कैसे समझ सकते हैं हम लोग। आपसे क्वेश्चन में बोला कि प्रत्येक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमको पता है 1 भी होता है, 2 3 4, ठीक है, उसी तरह आपका 16 होता है, 20 होता है, 25 होता है, इससे 100 तक आप कहीं पे तक भी जा सकते हैं। ये सब जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, ये एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब इस पूर्णांक संख्या के में आपको कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, इसके वर्गमूल आप कर लीजिए। तो हमने वर्गमूल बना दिया। ठीक है, चलिए हमने वर्गमूल दे दिया। पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? ये सब जितने भी संख्या है क्या अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें से अगर जो संख्या अगर नहीं है परिमेय, अपरिमेय संख्या, तो आपको बताइए कि इसमें से कौन सा एक संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो देखिए समझा देता हूँ मैं आपको। ये जो √1 को आप जब भी तोड़ेंगे ना तो आपका 1 आ जाएगा। अब बताइए ये परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। आपसे बोला है कि जितने भी थे क्या अपरिमेय संख्या थे, तो नहीं, ये तो परिमेय संख्या है, ये आपका टूट सकता नहीं, इसलिए क्या हो जाएगी √2, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन जब अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये तो परिमेय संख्या हो गया। इसका भी आप निकालेंगे तो 4, ये परिमेय संख्या हो गया। इसका नहीं निकल सकता है इसलिए अपरिमेय संख्या। इसका कितना आता है? 5 आता है, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो आपने समझ गया कि हर एक पूर्णांक का वर्गमूल जो होता है वो अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय संख्या भी होता है। यानी कि जो यहाँ पे लिखा है ना, ये गलत लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हल में, क्या सभी
धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो बोलेंगे नहीं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे नहीं होते हैं, ठीक है। कारण बता देते हैं, नहीं कारण नहीं पूछा आपसे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय संख्या भी होते हैं। परिमेय संख्या भी होते हैं, अभी तो आपको हम बताया कि जितने भी पूर्णांक है उसका वर्ग अगर कर दिया जाए तो सभी अपरिमेय संख्या नहीं होता है, परिमेय संख्या भी होता है ना। तो उदाहरण भी आपसे पूछा है कि यदि नहीं है तो हमने तो नहीं कहा दिया ना, जैसे हमने नहीं कहा, ठीक है, हमने नहीं कहा तो आपसे पूछा यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, इनमें से किसी भी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण जैसे √1 बराबर क्या होता है 1, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या, एक बोला था तो हमने एक दे दिया, लेकिन मैं एक और बता देता हूँ। √2 बोलता हूँ, √4 जो है बराबर कितना था 2, ये भी क्या है? क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आज मैं इसी को बस बताने वाला हूँ, लास्ट क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला क्वेश्चन का दूसरा में बताया था जहाँ पे √m के रूप का होता है संख्या रेखा के बारे में, ठीक है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो √5 को आपसे पूछा है कि संख्या रेखा पे किस तरह से निरूपित किया जा सकता है। तो आपको मैंने अभी पता है संख्या रेखा क्या होता है। देखिए एक रेखा मैंने खींच दिया है ना। अब इसमें मैं बना लेता हूँ बिंदु, 2-2 सेंटीमीटर का बनाता हूँ। आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, ठीक है। मैंने मान के चलिए यहाँ हमने दिया 0 दे दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। ये है एक संख्या रेखा। आपसे पूछा है क्वेश्चन ना कि इसी संख्या रेखा पे आपको दिखाना है कि √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इस √5 जो है ना उसको आपको निरूपित करके दिखाना है इस संख्या रेखा पे। तो यहाँ पे निरूपित करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस √5 को हम चाहें ना तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4+1 लिख सकते हैं, 4+1। अगर हमने कर दिया √5 यहाँ पे मैंने लिखा, तो अगर यहाँ स्क्वायर कर दें और यहाँ पे स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर √4 को मैंने ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा कि 5 के बराबर हमने लिखा 4+1, ठीक है। अगर इसको मैं लिखूं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो सकता है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ मैं, है ना। अब बात को समझिए, समझने वाली बात क्या है कि √5 को आपको इस संख्या रेखा पे निरूपित करनी है। यानी अगर आप पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, एक कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह से अगर हमने एक त्रिभुज बना दिया, शर्त ये कि 90 डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, इसका नाम ए, बी और सी दे दिया हमने। ठीक है, तो ये जो है इसे बोलते हैं कर्ण, इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। देखिए, तो अगर इस कर्ण का स्क्वायर कर दिया जाए, एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, कर्ण के स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे √5 है, अगर यहाँ पे √5 है तो यहाँ और यहाँ क्या होनी चाहिए। तो हमने समझा कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ रूट, यहाँ पे लिख दूँ मैं रूट मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बात समझिएगा, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर भी मैं कर सकता हूँ, मतलब कर्ण का स्क्वायर कर ही सकता हूँ ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट लंब का स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ आधार, यहाँ पे आधार में मान लीजिए 2 रख देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे आधार लिख देते हैं, पहले आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, आधार मैं इधर लिखा, इधर मैंने लंब लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया और यहाँ 1 रख दिया, ठीक है, तो बताइए 2 दूनी 4 और 1 1 का 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 दूनी 4 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो गया 5। यहाँ कर्ण के स्क्वायर है ना, तो अगर मैं कर्ण के बराबर में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर हमको कर्ण का स्क्वायर अगर पाइथागोरस प्रमेय में लिखेंगे तो आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। आधार हमने 2 रखा, अगर आधार में मैं 2 रख दूं तो लंब में मुझे कितनी रखनी होगी, 1 रखनी होगी। और जैसे मैंने लंब में 1 रखा, ठीक है, और इसमें 2 रखा तो 2 दूनी 4 1 5 हो गया। तो कर्ण को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी संख्या रेखा बनाना पड़ेगा ना, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें कितना चाहिए था, 5 चाहिए। कितना चाहिए, 5। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर 5 चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 1। इसे और आगे बढ़ेंगे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 तो है ही, 1 में अगर स्क्वायर दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, स्क्वायर हमने इसलिए किया क्योंकि एक जो √5 को हमको कर्ण का स्क्वायर के रूप में लिखना है। स्क्वायर मतलब रूट के रूप में लिखना है, आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसा करेंगे तो जैसे स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे ना, तो 2 2 4 हो गया और 1 5 हो गया, तो जोड़ेंगे तो 5 हुआ ना। तो स्क्वायर जैसे ही इधर मैं ले आता हूँ बराबर का उस साइड, है ना, तो √5 बन जाता है। तो ये तो हमको बताना है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे करने वाले हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कॉपी ले लेना है और उस कॉपी में एक चांद बना लेना है, इस तरह का जो चांद होता है ना उसको। ठीक है, मैं तो छोटा कर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा छोटा हो नहीं रहा है। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से कोई भी एक बिंदु पे, हमने अभी बताया कि मैं आधार को दो लेता हूँ। ठीक है, किसको, आधार को। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आधार है, ये आधार है, तो 0 से शुरू करते हैं और 2 तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या लिया, 2 यूनिट लिया। क्यों 2 लिया, आपको पता है कि 2 अगर मैं ले लेता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाता है और 1 ऊपर ले लेता हूँ। इस यूनिट को हमने क्या किया, 2 तक ले लिया। ठीक है, अब हम ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री कोण बनाएंगे। अभी हमने बताया आपको इस तरह से आपको एक त्रिभुज बनाए जो समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 2 लिया तो इस यहाँ पे हमको 1 लेना है। ठीक है, इसके लिए आपको 90 डिग्री बनाने के लिए आप इसके चांद का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको बीच वाले से ऐसे मिलाना है। ठीक है, हर एक बिंदु आपको यहाँ पे कर लेनी है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक स्केल ले लेना है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। ठीक है ना, अब स्केल को लेने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, स्केल को 90 डिग्री पे इस तरह से रख के सीधा कर लेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे चाहिए कितना, सिर्फ 1 यूनिट चाहिए। कितना चाहिए, 1 यूनिट।
तो हमने आपको बताया कि 2-2 सेंटीमीटर के बीच मैंने लिया, तो यानी कि 2 और 2 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे हम लोग कितना तक लेंगे, सिर्फ 2 सेंटीमीटर लेंगे। तो अगर 6 से 8 तक जाएँ तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर होगा। ये देखिए यहाँ पे हमने खींच दिया 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एक 2 सेंटीमीटर लाइन खींच दिया, है ना। अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ इसको मिला देनी है, ठीक है। फिर से मिलाने के लिए आप एक स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्केल का हम यूज़ करेंगे। आपको सही ढंग से करना है, ठीक है। आप कॉपी और पेन लेके स्केल लेके जब बैठेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। चलिए ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, क्योंकि देखिए 1 2 हुआ और यहाँ पे मैंने 1 ही लिया, तो 2 यूनिट और 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा, ये हो गया लंब, यानी कि इसको हम देखिए आधार को हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं, यानी कि बेस कहते हैं। लंब को हम लोग एल कहते हैं, ठीक है। और इसको एच कहते हैं, यानी कि ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया क्या होगा, कर्ण हो गया। अगर हिंदी में ही लिख देता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कर्ण, इसको क्या बोलेंगे, मतलब लंब बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो आपको ये बताना ना कि ये जो संख्या रेखा पे √5 को निरूपित करते हैं किस तरह से, तो यहाँ पे √5 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, √5। ये √5 कैसे हुआ, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आपको सिद्ध भी करनी होगी ना, आपको समझानी होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पाइथागोरस प्रमेय लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, वो लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर आप लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है। ये समझिए, ये जो लाइन बड़ा वाला है ना, ये दोनों के स्क्वायर आप जब करेंगे तो इसके बराबर में हो जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा समझा कि हमें क्या करना है कि कर्ण में जो है ना √5 डालना है। तो हमने आपको बताया था कि √5 को मतलब 5 को 4 + 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे कर्ण के स्क्वायर रहने दें, ये तो वही तो हमको √5 निकालना है। अगर आधार में हमने बताया कि अगर आधार में 2 रख दिया जाए, तो मैंने आधार में चलिए 2 रख दिया, क्योंकि हमने 2 माना था, 2 यूनिट लिया था ना, तो 2 रख दिया। चलिए 2 रख दिए हमने, स्क्वायर में कर देता हूँ, प्लस लंब में हमने कितना रखा, 1। चलिए 1 को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ और स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा कर्ण का जो स्क्वायर है ना, वो क्या हो जाएगा बाबू, 2 दूनी 4 + 1 होगा ना। तो फिर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर के बराबर में 4 और 1 5। अब आप समझिए, बराबर की इधर अगर स्क्वायर हो, रूट मतलब कि पावर में 2 हो, तो उधर जब ले जाएंगे तो रूट बन जाता है, यानी कि कर्ण के बराबर में हमारे पास आ जाएगा √5। देखिए कर्ण के बराबर √5 हुआ। जब मैंने 2 यूनिट लिया और 1 यूनिट लिया तो हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये पूछा है कि √5 को इस रेखा पे कहाँ पे हम प्रदर्शित करेंगे। तो एक बात बताएं, आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है, यहाँ से इस तरह से कंपास को लेना है यहाँ, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे मिला देनी है, ठीक है। और यहाँ जो बिंदु बना ना, ये जो बिंदु आपने बनाया, समझ बात होना, यही हो गया आपका √5 का बिंदु। समझ बात ना, क्यों, क्योंकि √5 का जो मान आपका आएगा ना बाबू, वो 2 पॉइंट कुछ आएगा। हमको नहीं पता कितना आएगा, 2 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2 पॉइंट कुछ आने वाला है। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ कितना है, 3। तो यहाँ पे जितने भी संख्या होंगे, कोई होगा 2.1, कोई होगा 2.2, कोई होगा 2.3, इस तरह से अनंत संख्याएं होंगी। अभी आपको हमने बताया था कि 2 और 3 के बीच बहुत सारे संख्याएं होती है। अरे जो √5 जो है ना, √5 जो है ये इसी के बीच में आएगा,
क्योंकि रूट 5 का मान 2 पॉइंट कुछ होता होगा, मान लीजिए वो 3 होता होगा, 1 होता होगा, कुछ तो होता होगा ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे आकर मैच करेगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से संख्या रेखा खींच लेने के बाद आपको एक कंपास लेना है, इसको नाप लेना है इस तरह से, ठीक है। और इसी लाइन को सीधे आपको कंपास से ले जाना है, ठीक है। और जहाँ पे ये बिंदु आएगा ना, वही बिंदु आपका रूट 5 होगा, वही बिंदु आपका क्या होगा, रूट 5 होगा। तो ये जो बिंदु यहाँ पे बना है यही हो गया आपका रूट 5। तो हमसे क्या पूछा था, दिखाइए लिखा हुआ था यहाँ पे, है ना, याद रखिएगा। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा को रूट 5 को मैं यहाँ पर निरूपित कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का पढ़ाया हुआ हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो ही आपको इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।